नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है ठोस अवस्था। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप देखना चाहते हैं क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है क्लास 12 की कंप्लीट केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पर आपको क्लास 9, 10th और 11th की भी केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपके परिचित या मित्र कोई इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो उनको भी कर दीजिए चैनल को शेयर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा ठोसों का परिचय। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का भी वर्गीकरण, जिसमें हम लोग 4 प्रकार के ठोस देखेंगे। उसमें वो ठोस होंगे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। तो आज हम लोग इतने पॉइंटों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पाठ निहित प्रश्न। जो आपके पाठ होते हैं उसके बीच बीच के जो प्रश्न हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो केवल 2 ही कारकों से मिलकर बना है, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। इसके साथ साथ ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इसी द्रव्य का अध्ययन करते हैं। तो आइए एक बार द्रव्य से आपका फिर से परिचय करा दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्य। यानी कि जिसमें द्रव्यमान भार होता है और साथ साथ जिसमें आयतन यानी जो स्थान घेरता है वो सब कुछ कहलाता है द्रव्य। यानी आपके चारों ओर दिखने वाला जो हवा, पानी, ईंट, कंकड़, पत्थर तमाम चीजें हैं वे सब है द्रव्य। अब ये तो हो गया द्रव्य। अब बात करते हैं कि हम लोग के चारों तरफ जो द्रव्य फैले हैं वो किन किन अवस्थाओं में हमें नजर आते हैं। तो द्रव्य जो होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं हमको चारों तरफ देखने को मिलती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब इसमें जो पहली अवस्था है वो है ठोस अवस्था। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ठोस अवस्था क्या है। यानी ठोस अवस्था जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है, उसी को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। आइए डिटेल में समझते हैं कि हम लोग ठोसों को कैसे पहचानते हैं और ठोस आखिर होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि आपके चारों ओर की वह वस्तुएं जिनका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है वो आपके कहलाते हैं ठोस, और वो पदार्थ की या द्रव्य की जो अवस्था होती है वो कहलाती है ठोस अवस्था। अब यहाँ बात करते हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन क्यों निश्चित होता है, इससे इसकी परिभाषा हो जाएगी और अधिक क्लियर। तो आपको बता दें जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब ठोस जो होंगे वो किससे बने होंगे, या तो अणु से बने होंगे, या तो परमाणु से बने होंगे, या तो आयन से बने होंगे। तो जो बने होते हैं ठोस, तो उनके कणों के बीच में जो लगने वाला बल है वो बहुत ही होता है ज्यादा। इस कारण वो अपने स्थान से हिल डुल नहीं पाते, यानी कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक बात आप समझ के रखिएगा कि कण हिल डुल के बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी अपने स्थान को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ठोसों के जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं। यानी ठोसों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं। यही कारण होता है कि कोई ठोस में आप कंपन उत्पन्न करते हैं तो जो कण होता है वो कंपन करते हुए उसका कंपन एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। तो यानी ठोस के जो कण होंगे वो अपने स्थान से हिल नहीं पाते हैं, लेकिन कंपन कर लेते हैं, और वो अपने स्थान से इधर से उधर गति नहीं कर पाने के कारण ही उनका आकार और आयतन हो जाता है निश्चित। तो यहाँ पर आपने ठोसों के बारे में जो है और अधिक जान लिया। अगर ठोसों की एक एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो हम सिंपल कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था। यहाँ आपको बता दें कि द्रव्य को ही हम लोग सामान्य भाषा में पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग ठोस की इस प्रकार देंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण अपने स्थान को छोड़ के नहीं जा सकते लेकिन अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, वो पदार्थ की अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। चलिए यहाँ पर हम लोग ठोसों के बारे में और जानते हैं और ठोसों के कुछ लक्षण जान लेते हैं। तो ठोसों के कुछ लक्षण है जिसको आप जान के आप किसी भी ठोस को पहचान लेंगे। तो पहला उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि ठोसों का आकार व आयतन होता है निश्चित।
दूसरा लक्षण है कि ठोसों में जो कण होते हैं उनके बीच की जो अंतरा आणविक दूरियां होती हैं वो बहुत ही होती हैं कम। यानी कि अंतरा आणविक दूरी हम लोग किसे कहते हैं, जो ठोस होते हैं उनके बीच जो कण होते हैं उनके बीच की दूरियों को हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक दूरियां। तो ठोसों में अंतरा आणविक दूरियां होती हैं बहुत ही कम, लगभग नगण्य होती हैं। तीसरा देख लीजिए, ठोसों में अंतरा आणविक बल भी होता है बहुत प्रबल, यानी जो ठोस होते हैं उनके बीच में जो कण होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो बहुत ही होता है मजबूत। अगला लक्षण इनका क्या है कि ठोस होते हैं कठोर, यानी जो ठोस होते हैं वो सामान्यतः आपको कठोर मिलेंगे। और इसके साथ ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब आप उसको दबा नहीं सकते हैं। जैसे हवा होता है तो हवा को आप दबाएंगे तो वो दब जाएगा, फैलाएंगे तो फैल जाएगा, लेकिन ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, यानी आप उसको दबा के कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ठोसों के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम लोग करते हैं ठोसों का वर्गीकरण, जो आपके लिए है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा है महत्वपूर्ण। तो चलिए देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो आपको बता दें, ऐसा ठोस जिसमें जो घटक कण होते हैं, घटक कण में अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकता है। तो ऐसा ठोस जिसमें घटक कण तीनों विमाओं में एक नियमित व्यवस्था में बंधे होते हैं, वह ठोस कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो एक दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। और इन ठोसों की एक खास बात होती है कि इनके गलनांक बिल्कुल निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं। इतनी बातें समझ लिए तो क्रिस्टलीय ठोस एकदम आपके समझ में आ जाएगी। अब नियमित व्यवस्था का क्या मतलब है? नियमित व्यवस्था का मतलब है कि एक नियमित संरचना में जो कण है, एक नियमित संरचना में ही आपका बंध के उस पूरे के पूरे क्रिस्टल के जो जालनुमा संरचना जालक है, यानी पूरा का पूरा जो आपका ठोस है उसके अंदर एक नियमित संरचना में फैले। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर उस क्रिस्टलीय ठोस को लेंगे तो उसमें जिस प्रकार की संरचना इस किनारे होगी उसी प्रकार की संरचना इस किनारे भी होने वाली है। तो यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें आपके तीनों विमाओं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह जो आपके कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं, यानी एक निश्चित प्रकार एक निश्चित आकार से ही बंधे रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ कुछ और प्रकार से बंधे, यहाँ कुछ और प्रकार से बंधे, हर जगह एक प्रकार से बंधे होते हैं। दीर्घ परिसर व्यवस्था का भी यही मतलब होता है कि दीर्घ परिसर व्यवस्था का मतलब कि ये बहुत बड़ा आपका ठोस है, तो इस कोने में कण जिस प्रकार से आपका जिस क्रम में बंधे हुए हैं उसी प्रकार इस किनारे भी बंधे हों, उसी प्रकार इस किनारे भी बंधे हों। तो जब दूर तक हर जगह ऐसे ही कण एक ही जैसे बंधे हों तो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। इसके साथ साथ निश्चित गलनांक का क्या मतलब होता है? निश्चित गलनांक से ही हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में विभेद कर सकते हैं। यानी आपको आपके घर पर ही दे दिया गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद करिए, दो ठोस दे दिया गया तो आप उनके गलनांक से ही पहचान सकते हैं कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम गलनांक से कैसे पहचानने वाले हैं। तो आपको बता दें, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक बिल्कुल तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब है कि ठोस का गलनांक अगर है 101 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो ठोस जो होगा एकदम राइट जो है 101 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका वहां पर गलने वाला है या पिघलने वाला है। जैसे कि आपने जानते होंगे बर्फ का गलनांक आप लोग जानते होंगे, बर्फ एक ठोस है और उसका गलनांक जानते होंगे कि वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या आपने कभी अपने जीवन में सुना है कि बर्फ 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री इसका गलनांक है? हमेशा क्या सुनते हैं? 0 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि इसका गलनांक बिल्कुल है फिक्स। ठोसों का गलनांक होता है फिक्स, वो बदलता नहीं। आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, बर्फ हो गया, आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब है आपके क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ तक कि जितनी धातुएं भी हैं, लोहा, टीन, तांबा, ये सब भी होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। आइए अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानते हैं। तो सिंपल जस्ट इसका उल्टा है कि ऐसे ठोस जिसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है, उसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कहने का मतलब है कि घटक कण होंगे उसमें व्यवस्था अनियमित होगी, यानी ठोस है तो एक कोने में पता चला कि एक कोने में वो कुछ और प्रकार से उससे कण है, किसी विशेष संरचना में वहां पर जुड़े हैं, फिर थोड़ा सा दूर गए तो उनकी संरचना कुछ और बदल गई है, किसी दूसरे संरचना में वो आपस में बंधे हैं।
अब आप जानते होंगे कि पूरा का पूरा ठोस जो कण होते हैं उन्हीं के विभिन्न संरचनाओं में जुड़ने से पूरा ठोस का निर्माण होता है। तो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो इस तरह अगर किसी ठोस की व्यवस्था मिले तो उसे कहते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। और इनकी व्यवस्था होती है लघु परिसर व्यवस्था। यानी लघु परिसर व्यवस्था यानी ये थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी संरचनाओं को बदलते रहते हैं, एक ही संरचना दूर तक फैली नहीं रहती है। और इनके गलनांक भी नहीं होते हैं निश्चित, इनके गलनांक निश्चित न होकर एक होते हैं परिसर में। परिसर का मतलब समझ लीजिए कि परिसर मतलब क्या होता है, जैसे इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो इनसे एग्जाम्पल होंगे प्लास्टिक होते हैं, मोम होते हैं, रबर होते हैं, या तमाम जो बहुलक होते हैं वो आपके आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। अब इनके जो गलनांक होंगे परिसर में होंगे, निश्चित नहीं होंगे। कैसे, तो ये आपको बता रहे हैं। जैसे आप प्लास्टिक ले ली, तो अब आप सोचेंगे कि प्लास्टिक का हम गलनांक ज्ञात करें तो उसका आपको निश्चित गलनांक नहीं मिलने वाला है, बल्कि एक परिसर में मिलेगा। जब आप प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टिक गलेगा नहीं, धीरे धीरे मुलायम होता जाएगा, मुलायम होगा, मुलायम होगा, मुलायम होते 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 धीरे 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 एक समय जाके पिघल जाएगा। तो यहां पर आपको कोई गलनांक मिला ही नहीं, आप नोट ही नहीं कर सकते गलनांक कहां से गलना, मतलब गलना स्टार्ट होगा कहीं और से और जाके गलेगा कहीं और। तो इनकी खासियत है कि ये मुलायम पड़ते हैं। अभी आप इनको बर्फ को पिघलाएंगे तो बर्फ मुलायम नहीं होगा कि बर्फ आप पिघला दिए तो मुलायम होगा और फिर मुलायम होने के बाद हो, या नमक को आप पिघलाएंगे तो मुलायम नहीं होगा, या क्रिस्टलीय ठोस मुलायम नहीं होगा। लेकिन ये मुलायम होकर धीरे 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 मुलायम होकर पिघलना स्टार्ट होते हैं, एक परिसर में होते हैं। और खास बात ये भी है कि आप जो है कि कोई प्लास्टिक का कई भाग काट दिए तो किसी भाग को जो है पिघलाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, किसी को पिघलाने में कम ऊर्जा लगेगी, किसी को पिघलाने में कुछ और ऊर्जा लगने वाली है। तो उसका कारण है कि उनकी संरचनाएं अलग अलग है, जिससे संरचनाएं अलग अलग है तो उनको ऊर्जा भी जो है पिघलाने के लिए अलग अलग लगती है। इस कारण उनका गलनांक जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। आइए क्रिस्टलीय और अच्छा, इनके एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए कि मोम हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, बहुलक, तमाम चीजें। आइए हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ जो है अंतर देख लेते हैं, विशेष प्रकार के अंतर देख लेते हैं जो आपके बुक में है। हम आपको सारे अंतर समझा दे रहे हैं, इनके लक्षण भी समझा दे रहे हैं और अंतर भी आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों के जो लक्षण हम आपको समझाएंगे वो इनके लक्षण या विशेषताएं होंगी, और अगर आप इनको एक साथ कहीं लिखेंगे तो वही इनमें हो जाएगा अंतर। तो चलिए देखते हैं। सब फर्स्ट हम लोग देखते हैं आकार। तो आपको बता दें, आकार आप समझ गए होंगे, क्रिस्टलीय ठोस का आकार जो होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो जो है एक प्रकार से नहीं होती है, मतलब कि अनियमित होती है, जिससे आकार भी उनका अनियमित होता है। दूसरा हम लोग पॉइंट देख लेते हैं गलनांक। तो अब गलनांक आपको पहले ही बता दें, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक बिल्कुल फिक्स और निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक जो है निश्चित नहीं होते, एक परिसर में होते हैं। ये किसी टेम्परेचर पर धीरे धीरे नरम या मुलायम होते हैं और एक समय बाद ये आपका पिघलते हैं, तो इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग विदलन गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस का विदलन गुण देखिए क्या होता है। विदलन गुण मतलब होता है काटने का या तोड़ने वाला गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम तेज धार वाली अगर चाकू से काटेंगे तो जो आपको हाँ वो कट के अलग होगा, तो उसकी जो सतह मिलेगी एकदम आपको प्लेन सतह मिलेगी, एकदम आपको क्लीन सतह वहां पे मिलने वाली है, सपाट सतह मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप उसको काटेंगे तो आपको जो सतह है वो आपको खुरदुरी मिलेगी या थोड़ी सी रफ मिलेगी, अनियमित सतह आपको मिलने वाली है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो जिस जहां की व्यवस्था जैसी होगी वहां वैसी सतह आपको मिल जाएगी। अगला हम लोग चौथा देखते हैं गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी क्या होता है? तो गलन एंथैल्पी आप लोग क्लास 11 के उष्मागतिकी चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक पर गलाने में जो हम लोग उसको ऊर्जा देते हैं, जो उसको उष्मा देंगे, वही इसकी कहलाएगी गलन एंथैल्पी। तो अब जाहिर सी बात है कि आपका क्रिस्टलीय ठोस एक नियमित व्यवस्था में होता है, तो उसका एक मोल आप चाहे जहां से भी उठाएं, कहीं से उठाएं, उसको आपको एक निश्चित ऊर्जा देंगे तो उसका एक मोल पिघल जाएगा, यानी उसकी गलन एंथैल्पी बिल्कुल होगी फिक्स, यानी निश्चित गलन एंथैल्पी होती है आपकी, निश्चित गलन एंथैल्पी होती है क्रिस्टलीय ठोसों की। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कहीं की व्यवस्था कुछ और, कहीं की व्यवस्था कुछ और, जिस कारण इनकी गलन एंथैल्पी जो होती है वो गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। मतलब इसका एक मोल आपको प्लास्टिक, मोम, रबर दे दिया जाए तो उसका आप एक मोल उठाएंगे, तो कहीं से एक मोल उठाएंगे तो उसको पिघलाने में हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा उष्मा देनी पड़े, कहीं से उठाएं तो कुछ कम उष्मा देनी पड़े। तो अलग अलग गलन एंथैल्पी के कारण इनकी गलन एंथैल्पी जो होती है वो होती है अनिश्चित। इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा गुण दैशिकता।
तो अब दैशिकता क्या होती है, तो आपको बता दें दैशिकता मतलब होता है दिशात्मक लक्षण। तो ये जो आपके होते हैं, जैसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे बहुत सारे भौतिक लक्षण होते हैं, जैसे कठोरता होता है, अपवर्तनांक होता है, चालकता होता है, तो ये सब होते हैं दैशिक गुण। तो आपको बता दें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं विषम दैशिक, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं समदैशिक। अब इसको कैसे हम लोग मानेंगे, तो आपको बता दें ऐसा ठोस जिसके अंदर जो आपका ये दैशिक गुण है, कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता, ऐसे जो भी गुण है, वो जब अलग अलग अक्ष पर अलग अलग प्रकार के प्राप्त हो तो उन सभी ठोसों को हम लोग कहते हैं विषम दैशिक। और जब एक ही आपका मान प्राप्त हो हर एक अक्ष पर तो उसे कहेंगे समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते हैं विषम दैशिक। कैसे, आपको ये बता देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस में एक नियमित संरचना होती है, एक नियमित संरचना होती है। जैसे अगर हम किसी की संरचना बना दें, मान लीजिए कि हमने NaCl का संरचना बना दिया, तो आप जानते हैं कि NaCl में आपका यहाँ पर Na होगा, फिर होगा Cl, यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है, Na होता है, फिर यहाँ पर Cl होता है, ऐसे कुछ बना दे रहे हैं, इस टाइप से होता है। या कोई भी आप ठोस ले लीजिए, ये दो चीजों से मिला, तो ऐसे बहुत सारे आपको ठोस मिलने वाले हैं जिसमें कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये आपके समझाने के लिए है कि इस प्रकार की संरचना होती है। तो मतलब आप समझिए कि मतलब कहने का ये मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें एक नियमित प्रकार की संरचना होती है, एक नियत ढंग से चलते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब आप कोई दैशिक लक्षण लेंगे, जैसे मान लीजिए कठोरता ही ले लीजिए, तो अगर आप इस अक्ष पर, या अपवर्तनांक ले लीजिए, वो ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो अगर आप इस अक्ष पर अपवर्तनांक नापना चाहेंगे, यानी ये क्रिस्टलीय ठोस लिए और हम इस अक्ष पर सोचेंगे उस गुण का मापन करें कि वो गुण क्या, हमको कितना वहां कठोरता मिलतेगा है या उस अक्ष पर कितना अपवर्तनांक मिलेगा, तो आपको यहाँ पर तो कुछ और मिलने वाला है। लेकिन अगर इसके बगल में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो निश्चित है कि यहाँ पर अब वो मान बदल जाएगा। अगर आप सोचे कि हम इस अक्ष पर चेक करें तो आप देखेंगे कि इस अक्ष पर आपको कुछ और मिलने वाला है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ इस अक्ष पर कुछ और, इस अक्ष पर कुछ और, इस अक्ष पर कुछ और मिलेगा। क्यों मिलेगा समझ रहे होंगे, कण अलग अलग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता, ये भी गुण अलग अलग आने वाले हैं। तो यहाँ पर हर अक्ष पर क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग प्रकार के आपके दैशिक गुण आते हैं, उनका अलग अलग मान आता है क्योंकि इनकी संरचना एक समान होती है। इसी कारण होता क्या है कि इन्हें कहते हैं विषम दैशिक, यानी हर अक्ष पर अलग अलग दैशिकता प्रस्तुत करने वाले। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते हैं समदैशिक। वो इसलिए होते हैं कि उनके जो कण होते हैं उनकी कोई नियमित व्यवस्था ही नहीं होती है। नियमित व्यवस्था न होने का मतलब कि वो आपका अलग अलग प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर कण कुछ इस प्रकार से बनाए हैं, यहाँ पर कण इस प्रकार से जो है कि अलग अलग प्रकार से जो है कण, कहीं बड़ा यहाँ पर संरचना बनाए हैं कण मिलके, कहीं छोटा संरचना, कहीं ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की संरचनाएं बनाए हैं, छोटे बड़े, इस तरह मतलब अव्यवस्थित रूप से इनके कण संरचनाएं बना के आपस में बने हुए। तो अब ऐसे होता क्या है कि जब ऐसे बनते हैं तो किसी भी अक्ष में जब उनका ये आपका दैशिक गुण निकाला जाता है तो वो आपका हर अक्ष में जो है एक औसत आता है। यानी कि ये आपका यहाँ पर सब जगह बड़े छोटे आपके व्यवस्थाएं इसी में बनी रहती हैं, तो यहाँ पर एक औसत मान आता है। औसत मान आने का हर अक्ष पर जो है जो आपके ये दैशिक गुण है, कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता, इनका मान लगभग सेम ही आता है। तो इस कारण यहाँ पर हर एक दिशा में समान मान आता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं समदैशिक। तो यहाँ पर आप अच्छे समझ गए होंगे दैशिकता गुण। आगे देखते हैं छठवां हम लोग प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या होगी। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो होती है वास्तविक। इनको हम लोग वास्तविक ठोस मानते हैं, यानी मानते हैं कि जो वास्तव में ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस ही है। और अक्रिस्टलीय को हम लोग मानते हैं आभासी ठोस। इसको अवास्तविक ठोस मानते हैं या आभासी मानते हैं कि ये ठोस नहीं, बस देखने में ठोस है लेकिन ये ठोस नहीं है। अब यहाँ कुछ ऐसे आपके अक्रिस्टलीय ठोस है जिन्हें हम लोग जो है अतिशीतित द्रव मानते हैं। जैसे कांच हो गया, तो कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव मानते हैं। क्यों मानते हैं, मतलब उसको ठोस छोड़िए, उसको हम लोग द्रव के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि कांच जो होता है कांच में बहने का गुण होता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। अब ऐसा मालूम कैसे चला, ऐसा मालूम इस तरह चला कि जो पुराने मकान की खिड़कियां थी, जो बहुत पुराने
40 साल 50 साल पुरानी खिड़कियां थी इमारतों की, उन खिड़कियों में देखा गया कि उन खिड़कियों में जो है, जो खिड़कियों में सिर्फ कांच लगे थे, वो कांच इस तरह थे कि ऊपर कांच हो गए थे पतले और नीचे कांच हो गए थे मोटे। इससे ये मालूम चला कि ये कांच धीरे धीरे बह के नीचे आया है, तभी ऊपर पतला हो गया और नीचे हो गया मोटा। तो इससे मालूम चलता है कि कांच जो है एक अतिशीतित द्रव है। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग अवयवी कणों की व्यवस्था, कि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है। तो इनमें आपके क्रिस्टली में होता है दीर्घ परिसर व्यवस्था और अक्रिस्टली में होता है लघु परिसर व्यवस्था। ये आप पहले से जान गए। दीर्घ परिसर यानी हर एक जगह एक ही प्रकार की संरचना फैली हो, एक नियमित क्रम हो, और इसमें अनियमित क्रम हो, अलग अलग जगह संरचनाएं बदल जाती हैं। तो ये आपने दे दिया इसका पूरा लक्षण। अब इनके पूरे लक्षण और इसके साथ साथ इनमें क्या क्या अंतर है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा स्क्रीन पर देख लीजिए कि इनके लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या हैं, और वही विशेषताएं जो है इनके बीच के अंतर भी होते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं जो है एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न, जहां पर आपका अक्रिस्टलीय ठोस समाप्त हुआ है। उसके बाद आपके जो है कि एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1.1 है इंटेक्स का, जो है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ठोस इसलिए कठोर होते हैं कि उनके बीच जो उनके कण होते हैं, उनके कणों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो बहुत ही होता है ज्यादा, और साथ साथ कण जो होते हैं वो होते हैं बहुत पास पास। अधिक बल लगता है, उनके बीच का अंतराणु बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण कण जो होते हैं आपस में पास पास चिपक के रहते हैं, जिससे उनका आकार हो जाता है निश्चित, और इसी कारण वो हो जाते हैं कठोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1.2, जिसमें दिया है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो सिंपल सी बात, फिर से वही आंसर हो गया कि जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच का अंतराणविक बल बहुत ही होता है ज्यादा, जिस कारण ठोस आपस में बंध के रहते हैं, और जब बंध के रहते हैं तो उनका आकार और आयतन हो जाता है निश्चित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए, और इसमें दिया है आपका पॉलीयूरेथीन, नैप्थेलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच और है तांबा। तो अब इनमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का आपको करना है वर्गीकरण। तो आपको बता दे सिंपल सी बात कि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जो आपके जो है नॉर्मल ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय में वे आते हैं जो आपका आता है कांच के अंतर्गत, प्लास्टिक के अंतर्गत, मोम के अंतर्गत और बहुलक के अंतर्गत। तो ये इन चीजों के बीच में आएगा तो वो आपका जो है खुद ही अक्रिस्टलीय हो जाएगा। उसके अलावा जो बचे वो है क्रिस्टलीय। अब देखिए, प्लास्टिक को तो आप पहचान लेंगे, बहुलक को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी के आगे पॉली लगा, पॉली, तो समझ लीजिए कि वो पॉली लगा तो एक बहुलक है, और वो आपका जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका पॉलीयूरेथेनॉल, जो आपका पॉलीयूरेथेनॉल पहला वाला है पॉलीयूरेथेन, ये आपका होगा अक्रिस्टलीय ठोस। नैप्थलीन जो होगा वो आपका होगा क्रिस्टलीय, और इसके बाद जो होगा बेंजोइक अम्ल, वो भी आपका होगा क्रिस्टलीय, जो है क्रिस्टलीय होगा क्योंकि बेंजोइक अम्ल एक अणु से बनता है, अणु है वो आपका। इसके बाद जो है टेफ्लॉन, ये अक्रिस्टलीय है। टेफ्लॉन आप जानते होंगे, टेफ्लॉन जो आप देखते होंगे नॉन स्टिक बर्तन, उसमें आपका जो लेप होता है, या आप प्रेस देखते होंगे, प्रेस में नीचे काला रंग का कोट किया होगा, या नॉन स्टिक बर्तन में काले रंग का कोट जो होता है उस पर कोटिंग की गई होती है, वो टेफ्लॉन का होता है। तो वो भी होता है अक्रिस्टलीय, टेफ्लॉन भी होता है अक्रिस्टलीय। इसके साथ आगे चलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को देखते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका है क्रिस्टलीय, और उसके बाद सेलोफेन है। तो सेलोफेन ये आपका अक्रिस्टलीय है, एक प्रकार का आपका सेलोफेन रबर होता है, फोम जैसा होता है। इसके बाद पॉलीवाइनिल क्लोराइड देखते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, जिसे हम लोग पीवीसी, आप लोग जो अपने घरों में देखते हैं जो पानी में प्लास्टिक की पाइप लगती है, आपका पीवीसी पाइप, वो आपका पीवीसी पाइप आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड ही होती है, उसी को हम लोग शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं। तो ये अक्रिस्टलीय है। और इसके बाद रेशा कांच है, तो वो तो अक्रिस्टलीय होगा, ये सिंपल सी बात है। और तांबा जो होता है धातु है, तो वो होगा क्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह आपने ये भी प्रश्न देख लिया। इसके बाद देखते हैं 1.4 बोला गया कांच अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है, आपने ये जाना कि कांच में बहने का गुण होता है,
अभी अभी हमने बताया था कांच में बहने का गुण होता है। जो पुरानी इमारतें थी उसमें देखा गया कि कांच जो है कि बहता है, बहुत धीरे धीरे बहता है, क्योंकि उसमें ऊपर पतला और नीचे हो गया मोटा। तो बहता है, भले धीरे धीरे बहता है, लेकिन बहने का गुण होने के कारण उसे कहते हैं अतिशीतित द्रव, कि बहुत ही ज्यादा ठंडा द्रव है जो धीरे धीरे बह रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो सिंपल सी बात है कि आप ये जान गए कि अपवर्तनांक एक आपका यहाँ पर दैसिकता से संबंध रखता है, जो हमने आपको दैसिक गुण बताया था। तो अपवर्तनांक आपका एक दैसिक गुण है। तो आप देख रहे हैं तो अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है। समान होने का मतलब कि ये जिस ठोस में आपका समान रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? समदैशिक। और समदैशिक कौन होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। यानी जो ठोस का प्रकार है वो क्या है? अक्रिस्टलीय। और ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसको आप अगर काटेंगे तो यहाँ पर आपको सतह जो है वो एक रफ सतह मिलने वाली है, यानी अनियमित सतह मिलेगी। तो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने देख लिया ये आपके 1.5 तक के प्रश्न। अब चलिए चलते हैं आगे, और आगे हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट देखते हैं, और लास्ट पॉइंट जो है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। चलिए इसको हम लोग यहां पर देखते हैं बोर्ड पर। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो यहां पर हम लोग को करना है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यही वास्तविक ठोस होते हैं, अब आप समझ चुके हैं। अब इनका करना वर्गीकरण। तो जब क्रिस्टलीय ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आणविक ठोस। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंड आयनिक ठोस। थर्ड आपका होता है धात्विक ठोस। और फोर्थ आपका होता है सहसंयोजी, या इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना है कि हमारी राइटिंग है थोड़ी सी खराब, तो आपको उसको समझना होगा। तो ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आपको आने वाला है। तो ये 4 प्रकार के आपके जो ठोस हैं ये आपको मिलने वाले हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी। क्रिस्टलीय ठोस इन्हीं 4 प्रकार से आपके बांटे गए, इन्हीं 4 प्रकार के ठोस में। अब आणविक ठोस क्या होता है? तो ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना है, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना है वही कहलाता है आणविक ठोस। जैसे कि आपका H2O हो गया, जल अणुओं से मिलकर बना है। H2SO4 हो गया, अणुओं से मिलकर बना है। HCl हो गया, आपका CO2 हो गया। अगर इन सबको ठोस रूप में बनाएंगे तो ये अणु से मिलकर बनते हैं, तो ये कहलाएगा आणविक ठोस। आपके ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है? आणविक ठोस है। अब आणविक ठोस जो होते हैं वो भी होते हैं 3 प्रकार से, वो भी होते हैं 3 प्रकार के। ए जो होता है वो होता है ध्रुवी, ध्रुवी आणविक ठोस, जिसे हम लोग पोलर कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है अध्रुवी, नॉन पोलर। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन आबंधी, हाइड्रोजन आबंधी। अब देखिए ध्रुवीय ठोस क्या होता है? तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा अणुओं के बारे में कि कुछ अणु होते हैं ध्रुवीय और कुछ अणु होते हैं अध्रुवीय। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बंध को, कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो यहाँ जो ध्रुवीय ठोस होते हैं उन्हें ध्रुवणता का ये चरम मान आ जाता है जब हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है। तो ये चीजें समझे होंगे। तो अब ध्रुवीय क्या होता है एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे कोई भी आपका अणु बन रहा है, तो अगर अणु में समान प्रकार की चीजें आपस में जाके जुड़ रही हैं, समान प्रकार की चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि वहां जैसे कि कोई अणु बना है, तो अणु आपका कैसे बनता है? सहसंयोजी बंध से। सहसंयोजी बंध जब बनेगा तभी अणु बनेगा। वहां पर अणु बनने का वही है कि सहसंयोजी बंध बने। तो जब समान प्रकार के आपके जो है कण आपस में जाके जुड़ते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, Cl2 ले लेते हैं,
अब जब Cl2 ले लिए तो आप देखेंगे Cl2 में Cl के साथ जुड़ा है Cl और सहसंयोजी बॉन्ड यहाँ पर बना है। सहसंयोजी बॉन्ड कैसे बनता है आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया, अब इन इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार दोनों का रहता है, ये आप जानते होंगे। अब इतनी नॉलेज तो आपको लेके आना होगा कि सहसंयोजी और विद्युत संयोजी तमाम ये बंद क्या होते हैं, क्योंकि ये सब क्लास 11 के नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं कि ये दोनों अपने पास खींचना चाहते हैं, लेकिन देखिए इन दोनों की पावर बराबर होने के कारण इस साझे के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींच पाता है। जब कोई नहीं खींच पाता है तो इस कारण यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में रहते हैं और बीच में रहने के कारण इन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है, और 0 आवेश होने के कारण यहाँ पर दोनों पर आवेश होता है बिल्कुल 0-0, जिससे इस अणु में Cl2 में कोई भी आपका आवेशित सतह नहीं बनता या कहीं पर भी आवेशित जो है कण या आवेशित भाग कोई नहीं बनता है, जिस कारण से यहाँ पर कोई ध्रुव नहीं उत्पन्न होता है। ध्रुव का मतलब होता है दो विपरीत, जब दो विपरीत एक दूसरे की दो विपरीत चीजें होती हैं वो ध्रुव कहलाती हैं। तो यहाँ पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ कोई ध्रुव भी नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे सभी पदार्थों को हम लोग कहते हैं अध्रुवी। लेकिन आप देखिए अगर कहीं हम लोग H के साथ Cl जोड़ दें, यहाँ भी सहसंयोजी बॉन्ड जुड़ता है कि H है और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ Cl, यहाँ पर एक सहसंयोजी बॉन्ड जुड़ा है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन की अपेक्षा जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, शक्ति, वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब अगर शक्ति इसकी ज्यादा हो गई तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच लेगा? क्लोरीन। अब जब क्लोरीन खींच लेगा, चूंकि सहसंयोजी बॉन्ड है तो पूरा रूप से नहीं खींचेगा लेकिन हल्का से तो यहाँ खींच ही लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होते हैं माइनस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं जब इसके पास आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको कर देंगे, अब पूरा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन फिर भी आ रहे हैं और माइनस वाले इसके पास आ रहे हैं, तो इसको कर देते हैं हल्का सा ऋणावेशित, जिसको हम लोग माइनस डेल्टा से संबोधित करते हैं। और ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, माइनस वाले दूर जा रहे हैं, तो इस पर हल्का सा आ जाता है धनावेश। तो इस तरह देख रहे हैं कि ये एक अणु ही है जो सहसंयोजी बॉन्ड से ही बना है, लेकिन आप देखेंगे उसमें एक तरफ है प्लस चार्ज और एक तरफ है माइनस चार्ज। तो ऐसे सभी अणुओं को हम लोग कहते हैं ध्रुवी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिसमें 2 चीजें जुड़ी होती हैं, लेकिन उसका जो उसका ध्रुवीय आघूर्ण होता है वो आपका शून्य हो जाता है, तो वो भी आपके अध्रुवीय हो जाते हैं। तो वो सब आप क्लास 11 में जाएंगे और जो आपका रासायनिक बंध वाला चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ वहां पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो बस आपको ऐसे ही नॉर्मल बता रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझ लिया होगा ध्रुवी और अध्रुवी, कि ध्रुवी किसे कहेंगे, अध्रुवी किसे कहेंगे। तो आणविक ठोस जो होगा या तो वो ध्रुवी होगा, यानी ऐसे ठोस जिसमें 2 ध्रुव बने हैं, या तो वो अध्रुवी होगा, यानी ऐसे ठोस जिसमें कि ध्रुव न बने हो, आपका बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो ये आपने बिल्कुल समझ लिया। अब यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन आबंधी क्या होता है। तो आपने ये जाना होगा कि जब हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले जो है तत्वों से जुड़ता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, जैसे कि वो जुड़ जाए ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ऐसे समय में जब इनके साथ जुड़ता है, ये आपके क्लोरीन की जगह अगर यहाँ पर फ्लोरीन हो जाए तो इनके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पर फ्लोरीन पर आने वाला जो माइनस चार्ज है ये बहुत ज्यादा हो जाता है और इस पर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी एक प्रकार का ये ध्रुव ही बनने वाला है, यानी ध्रुवी ठोस ही बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है। इस कारण इसके बगल में जो अगला आपका अणु होगा जिस पर ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रहेगा, इनके यहाँ देखिए प्लस और माइनस, इनके बीच एक बहुत मजबूत आकर्षण बल लग जाता है, एक आकर्षण बल लगता है। अब जाहिर सी बात है इस अणु में भी ऐसा, इसके बगल में भी अणु, ऐसे लाखों करोड़ों अणु होंगे, सब में ऐसे है, तो इनके बीच लग जाता है आकर्षण बल, और जब इनके बीच आकर्षण बल लगता है तो इसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो ठोस होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं मजबूती से जुड़े होते हैं, मजबूती से चिपके होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध थोड़ा सा इन सभी बलों में मजबूत है। तो इस कारण से इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, और ऐसे जो ठोस बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, जैसे आपका H2O जल हो गया, ये हाइड्रोजन आबंधित है। अमोनिया ले लिए, NH3 ले लिए, या अल्कोहल ले लिए, बहुत सारी यूरिया ले लिए, तो ये सब आपके हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। तो इस तरह आपने देख लिया ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन आबंधित ठोसों को। चलिए चलते हैं अगले ठोस की ओर, जो है आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो सिंपल, ऐसे सभी ठोस जो आयनों से बने हो उन्हें कहते हैं आयनिक ठोस। अब आयनों से कौन बने होंगे? ऐसा ठोस जो जिसके अंदर आपके जो कण है उनके अंदर विद्युत संयोजी बन पाया जाता हो।
जब विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जो भी आपका जो है यौगिक बनता है, तो वो यौगिक जो होता है वो एक आयनिक यौगिक होता है और उसके अंदर जो आपके कण होते हैं वो आपके परमाणु न होकर आयन होते हैं। तो जब आयन से कोई आपका बनेगा ठोस तो उसे कहेंगे आयनिक ठोस। जैसे सिंपल एग्जांपल जानते होंगे, NaCl हो गया या KCl हो गया, ये सब आपके होते हैं आयनिक ठोस। अब यहाँ पर ये आपने आयनिक ठोस भी देख लिया, आगे चलते हैं हम लोग धात्विक ठोस। आखिर धात्विक ठोस होता क्या है? तो जितने भी धातु होते हैं वे सभी के सभी धातु जो होते हैं वो कहलाते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों के आप बारे में जानते होंगे कि धात्विक ठोस में जो धातुएं होते हैं, धातु के बारे में सुने हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। तो जब कहीं धातु का रखा रहता है, धातु कोई पार्ट, तो उसमें जितने भी कण होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैल जाते हैं और वो धनायन रूप में उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में गड़े रहते हैं। ये एक तरह से इसी तरह है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो और उसके अंदर जो है कि धनायन के रूप में जो है जगह जगह जो है आपके कण जो है गड़े हुए हैं, बॉल की तरह गड़े हुए हैं। तो वैसे बिल्कुल धातु के अंदर की वही संरचना होती है, ये आपके कहलाते हैं धात्विक ठोस। और ये आपके बहुत ही ज्यादा होते हैं पावरफुल, बहुत ही मतलब कि आपके ठोस मजबूत होते हैं, क्योंकि इनमें जो है कि लगने वाला बल आप देखते हैं काफी मजबूत होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणायन है और उसके बीच में लगने वाला जो बल है वो आपका धनायन है। तो उसके मतलब धनायन उसके बीच गड़ा है, जिस कारण ये काफी प्रबलता से आपस में जुड़े होते हैं। इसी कारण ये काफी कठोर हो जाते हैं और साथ में अघात वर्धनीय हो जाते हैं, यानी आप इस पर चोट पहुंचाएं और इनको आप जो है अगर आप इनको तोड़ना चाहे तो आप इनको पीटेंगे तो टूटेंगे नहीं, बल्कि ये प्लेट बन जाते हैं। तो उसे हम लोग अघात वर्धनता का गुण कहते हैं। लास्ट हम लोग देखते हैं, इसमें सभी धातुएं आती हैं एग्जाम्पल में, सभी धातुएं। एग्जाम्पल देखते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस हम लोग किसे कहते हैं। तो यहां पर सिंपल है कि ऐसा ठोस जिसमें परमाणु जो होते हैं वो आपस में सहसंयोजी बॉन्ड बनाकर, आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर एक विशाल जालनुमा संरचना बना लेते हैं, वैसे सभी ठोसों को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। यानी सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी ठोस जिसमें जो परमाणु होंगे वो आपस में सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बना के एक विशाल जालनुमा संरचना बना लेंगे और दूर तक फैल जाएंगे। तो मतलब विशाल जालनुमा संरचना बना के दूर तक पूरे जालक में फैले रहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायमंड। आपने डायमंड यानी हीरे की संरचना देखी होगी, उसमें देखा होगा कि कार्बन के कण आपस में जुड़ जुड़ के एक संरचना बनाते हैं। ग्रेफाइट में भी आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी। तो ऐसे तमाम, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो ये तमाम चीजें आपने देखी होगी जिसके अंदर आपका नेटवर्क या जालनुमा संरचना मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो इस प्रकार आपने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर लिया और इसके चारों प्रकारों को देख लिया। अब यहाँ बात आती है इनके गुण की, कि इनके क्या क्या गुण होने वाले हैं, यानी कि इनके बीच में कौन कौन से बल लगेंगे और जो है कि जो इसमें अवयवी कण रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, इनकी भौतिक प्रकृति क्या होगी, इनकी वैद्युत चालकता क्या होगी, इनके गलनांक क्या होने वाले हैं, इनके किस प्रकार ये कठोरता क्या होगी, कितने कठोर होंगे, ये सारी चीजें जो है अभी आपको स्क्रीन पर, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपको स्क्रीन पर एक साड़ी दिख रही होगी, उस साड़ी में आपको ये सारी चीजें दिखने वाली हैं, जिसमें आप साड़ी में देख सकते हैं, जिसमें आपको इनके बारे में सब कुछ दिया गया है, सारी चीजें बता दे रहे हैं। जैसे अवयवी कण आपके या तो अणु होंगे, या तो आयन होंगे, या तो सिंपल सी बात है परमाणु होंगे। तो सिंपल जानते हैं यही 3 चीजें होंगे। इसके बाद आकर्षण बल जानते होंगे कि आकर्षण बल तमाम प्रकार के आकर्षण बल क्लास 11 पढ़ेंगे, हमने बताई रहे यहाँ पर कि जो सामान होते हैं उसमें ध्रुवी वाले में द्विध्रुव बल लगेंगे और जो अध्रुवी होते हैं उसे बहुत कमजोर सा बल जिसे हम लोग परिक्षेपण बल कहते हैं वो लगता है। और इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन आबंधित, उसमें हाइड्रोजन आबंध लगता है, वो आपको बता ही दिए। आयनिक में आप जानते हैं कि स्थिर वैद्युत बल लगता है जिसे हम लोग कुलामी बल भी कहते हैं, तो वो भी आप समझ रहे होंगे। धात्विक ठोस में तो धात्विक आबंध होता ही है, तो वो धात्विक आबंध ही उसका धात्विक बल कहलाता है और उसी कारण वो कण व्यवस्थित रहते हैं। और नेटवर्क ठोस में सहसंयोजक बंध होता है, वो भी हमने आपको बता ही दिया। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। इसके बाद भौतिक प्रकृति में जो आपका आणविक ठोस होता है उसमें अध्रुवी ध्रुवी ये दोनों मुलायम होते हैं। और इसके बाद जो हाइड्रोजन आबंधित होता है, हमने बताया हाइड्रोजन आबंध उन सब में सबसे कठोर, सबसे जो है कि मजबूत होता है। हाइड्रोजन आबंध जो तीनों प्रकार के होते हैं, ध्रुवी अध्रुवी, तो उसमें थोड़ा सा मजबूत होता है। इस कारण जो उसके जो एग्जाम्पल होते हैं यानी जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है वो थोड़े से कठोर होते हैं। और इसके बाद आयनिक ठोस, आप जानते हैं कि आयनिक ठोस में चूंकि आयन के बीच में लगने वाला बल बहुत मजबूत होता है, तो आयनिक ठोस आपका होता है कठोर। लेकिन ये भंगुर होते हैं, यानी इनको आप पीटेंगे तो ये
टूट जाते हैं। धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक ठोस में आप जानते हैं कि ये बहुत कठोर होते हैं और इसके साथ साथ ये अघातवर्धन होते हैं, यानी कि अगर आप इसको पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं बल्कि एक चद्दर बन जाएगा। इसके साथ साथ सहसंयोजक ठोस जानते हैं कि ये आपका सहसंयोजक ठोस जो होता है वो कठोर होता है, काफी कठोर होता है। आपने देखा होगा हीरा जो है वो प्राकृतिक मिलने वाला सबसे कठोर है, बहुत ही कठोर पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ है। इसके बाद आपने इसके कुछ एग्जांपल देखे होंगे, जैसे ग्रेफाइट हो गया, वो मुलायम होता है, वो इसका एक अपवाद है। अगर विद्युत चालकता की बात करें तो जो आपके ऊपर के आणविक ठोस है वो आपका विद्युत रोधी है, यानी उसमें कोई विद्युत चालकता आपका जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसमें जो है कोई भी विद्युत वाहक बल का कार्य नहीं करता, यानी विद्युत को ले जाने वाला कोई नहीं होता है। बात करते हैं आणिक ठोस की, तो आणिक ठोस जो होता है वो ठोस अवस्था में तो विद्युत रोधी होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता है जो विद्युत धारा का प्रवाह कर सके। लेकिन वो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, क्योंकि विलयन या गलित अवस्था में उसके जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं। जब उसको हम लोग जल में घोलते हैं तो उसके आयन अलग अलग हो जाते हैं और आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वो विद्युत के चालक हो जाते हैं। इसके बाद धात्विक ठोस तो चालक होते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और इसके बाद सहसंयोजक ठोस जो होता है वो सामान्यतः विद्युत रोधी होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो आपका थोड़ा सा होता है चालक। क्यों? वो अपवाद होता है, क्योंकि उसकी संरचना इस टाइप से होती है कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। उसकी संरचना आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। गलनांक देखें तो आप जानते हैं कि जो आपके आणविक ठोस होंगे उनके गलनांक कम ही होंगे, क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला बल आपका कम है। इसके बाद आणविक ठोस के गलनांक उच्च होंगे, जाहिर सी बात है उनके कणों के बीच लगने वाला बल ज्यादा है। और आपके धात्विक ठोस के भी गलनांक उच्च ही होते हैं लगभग, और सहसंयोजक ठोस के गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बल है वो होता है सबसे अधिक मजबूत। तो इस तरह आपने इस पूरे सारणी को समझ लिया होगा, और सारणी में जो जो चीजें हैं उनको भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे, और आगे चल के हम लोग कुछ प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी में इसके बाद दिए हैं वो प्रश्नों को कर लेते हैं हल। प्रश्न नंबर 1.6 देखते हैं। 1.6 है कि उपस्थित अंतराआण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए, और दे दिया है पोटेशियम सल्फेट, टीन दे दिया है, बेंजीन दे दिया, यूरिया दे दिया, अमोनिया दे दिया, जल दे दिया है, आपका जिंक सल्फाइड दिया है, ग्रेफाइट दिया है, रुबिडियम दिया, आर्गन दिया है, सिलिकॉन कार्बाइड दिया है। ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आणविक ठोस को। देख लेते हैं कि आणविक ठोस कौन है। तो जो जो अणुओं से बना होगा वो कहलाएगा आपका आणविक ठोस। तो यहाँ पर जो आपका आणविक ठोस है वो आपका कौन है? देखिए सबसे पहले, अच्छा सभी एक तरफ से चलते हैं। जैसे पहला चलते हैं K2SO4। तो K2SO4 देखिए क्या, पोटेशियम सल्फेट। ये हो गया पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये आप देखिए यहाँ पोटेशियम आ गया और सल्फेट हो गया। आप जानते हैं पोटेशियम आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी यहाँ पर ये आयन के रूप में रहेगा, आयनिक बॉन्ड बना है, तो ये कौन सा ठोस होगा? ये होगा आयनिक ठोस। ये हो गया आयनिक ठोस। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा टीन हो गया। अब जानते हैं टीन जो है, टीन आपका एक धातु है, तो ये हो गया धात्विक ठोस। टीन का सिंबल Sn है। अगला हम लोग देखते हैं बेंजीन। बेंजीन एक अणु है, तो अणु है तो वो जाएगा आणविक ठोस, यानी C6H6। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे यूरिया। यूरिया भी एक अणु है, तो यूरिया भी एक आणविक ठोस हो जाएगा, NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र। आगे हम लोग चलते हैं, अगला है जल। अब जल जो है कि जल भी आपका एक आणविक ठोस ही होने वाला है। अच्छा, जल से पहले अमोनिया है, तो अमोनिया भी एक आणविक ठोस होगा और जल भी एक आणविक ठोस होगा, क्योंकि ये सब अणुओं से बने हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड में एक धातु है, एक और धातु है, तो वो एक आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उसमें आयनिक ठोस बनेगा जिंक सल्फाइड में। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट देखिए, आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक आपका सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होगा, ये याद रखना है। रुबिडियम धात्विक ठोस होगा, एक धातु है। आगे देखते हैं आर्गन। आर्गन एक आपका आणविक ठोस होगा, क्योंकि ये आपके आर्गन के अणुओं से मिलकर बनता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होगा SiC, ये एक नेटवर्क या आपका सहसंयोजी ठोस होगा, क्योंकि इसमें आपका नेटवर्क ही बनता है। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई जिसको आपने वर्गीकरण कर लिया, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, और देख लिया सहसंयोजी ठोस। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसमें कौन ध्रुवीय है, कौन अध्रुवीय है, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। कौन हाइड्रोजन आबंधी है, तो ये दोनों है हाइड्रोजन आबंधी। और इसके बाद ये आपका जो है ये और ये दोनों है अध्रुवी और ये एक है ध्रुवी। तो ये भी आपने समझ लिया।
अगला प्रश्न देखते हैं 1.7 बोला गया है ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो यहां बोल दिया ए अत्यधिक कठोर है। अब अत्यधिक कठोर है, अब इससे तो मालूम नहीं चला क्योंकि अत्यधिक कठोर तो कई सारे होते हैं। आगे बोला गया है कि गलित और ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, यानी विद्युत का चालक नहीं करता। तो आप जानते हैं कि अत्यधिक कठोर में केवल आपके जो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस है वही होते हैं विद्युत रोधी, बाकी जो है आपके आयनिक और जो धात्विक होते हैं वो होते हैं विद्युत के सुचालक, या तो गलित अवस्था में होंगे, जैसे आपके आयनिक ठोस है तो वो गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, और धात्विक दोनों अवस्था में होता है। तो बोला है कि गलित और जो है कि गलित अवस्था में भी सुचालक नहीं है और ठोस अवस्था में भी सुचालक नहीं है, मतलब ये आपका आयनिक नहीं है, और धात्विक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चा कौन आपका सहसंयोजी ठोस या आपका नेटवर्क ठोस, क्योंकि आप जानते होंगे आणविक ठोस जो होते हैं वो तो मुलायम होते हैं, कठोर होते ही नहीं। तो यानी कि ये जो ठोस होगा ये कौन सा ठोस होगा, ये होगा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। और इसके साथ साथ बोला गया है यह किस प्रकार का ठोस है, तो मतलब उच्च ताप पिघलता है, बस यही पूछा है किस प्रकार का ठोस है और कुछ भी नहीं पूछा। तो ये होगा सहसंयोजी ठोस, आप इसका रीजन लिख सकते हैं। 1.8 देख लेते हैं। 1.8 है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आपका विद्युत धारा कहीं पर प्रवाहित करना है तो उसके लिए आवेश का होना अत्यंत आवश्यक है, वो भी मुक्त आवेश, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा को जो होता है आवेश एक जगह से लेके जाता है दूसरे जगह पर। अब आवेश जो है विद्युत धारा को ले जाएगा तो उसके लिए आवेश का मुक्त होना जरूरी है, तभी वो गति कर पाएगा। तो जो आपके धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिस कारण की इलेक्ट्रॉन आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। और जो आयन होते हैं उसमें आप जानते हैं धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये बंधे होते हैं, हिल डुल नहीं सकते हैं। लेकिन जब इनको हम गलाते हैं या हम जल में घोलते हैं तो ये आयन मुक्त हो जाते हैं, प्लस अलग माइनस अलग, और ये वहां पर गति कर सकते हैं। और जब ये गति कर सकते हैं तो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इस कारण ये गलित या आयनित अवस्था में विद्युत वाहक का कार्य करने लगते हैं, और विद्युत वाहक का कार्य करने के कारण ही ये आपका उस विलयन को या गलित अवस्था को कर देते हैं सुचालक, यानी वहां विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो सिंपल आपने इसका आप आंसर क्या लिखेंगे कि ठोस अवस्था में इनके जो आयन होते हैं वो बिल्कुल आपका बंधे होते हैं, हिलने डुलने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन गलित या ये विलयन अवस्था में मुक्त आयनों में टूट जाते हैं जो विद्युत वाहक का कार्य करते हैं, इस कारण आपका वो हो जाता है सुचालक। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो लास्ट प्रश्न है 1.9, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अघातवर्ध और तन्य होते हैं। तो सिंपल इसका आंसर है धात्विक ठोस, क्योंकि आप जानते हैं कि धात्विक ठोस ही होता है विद्युत आपका चालक भी होता है, अघातवर्ध भी होता है और तन्य भी होता है। तो इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों को भी हल कर लिया और आज के इतने सारे जो भी पॉइंट थे उनको भी आपने अच्छे से समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।